अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं सब मौजूद हूँ रोमानिया में, और रोमानिया में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, उस कंपनी में तकरीबन हमारे ज़्यादातर आदमी आ रहे हैं जो वो आजकल नेपाल से आ रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी काम करती है वो सप्लाई का काम करती है, एक दूसरे को कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं, ऐसे ना आदमी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। 3-4 कंपनियों से हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, उनको आदमी देती है। तो कुछ भाई जो नेपाल से ज़्यादातर आजकल आ रहे हैं, कुछ 1-2 श्रीलंका से भी आए हैं, लेकिन वो उनका ना थोड़ा सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे रुकते नहीं हैं। श्रीलंका वाले भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों यहाँ पे रुकते नहीं हैं, सिर्फ एक नेपाल का है जो आदमी यहाँ पे रुकते हैं। अभी कुछ ग्रुप आया हमारी कंपनी में, तकरीबन अभी कुछ ही उनको टाइम हो चुका है। तो आज एक भाई हमारे साथ है, आज उनसे पूछेंगे कि आपको कितना टाइम लगा, आपका कितना ख़र्चा आया, आप किस कंपनी से यानी किस एजेंसी के थ्रू यहाँ पे आए हैं, और यानी किस काम में आए हैं, और यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो चलें आज आपको इस भाई से, जो नेपाली भाई, उससे आपको मिलाते हैं। जी भाई तो दोस्त नमस्ते। जी भाई, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। अच्छा भाईजान, ये हमारे भाई हैं, वो नेपाल से हैं। तो हमारी कंपनी में ताज़ा नए आए हैं। तो फ़िलहाल अभी जो ये काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नेपाल के बारे में भी, और इंटरव्यू के बारे में भी, और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी, और इनको रोमानिया कैसा लगा, कैसे जनाबली यहाँ पे इनको सेटिंग बनी है, वो आज इनसे पूछते हैं। पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। जी भैया, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। जो आप नाम इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कहाँ से? मेरा नाम केदार राणा, नेपाल, कंचनपुर, लालहड़ी गांव पालिका 2 से हूँ मैं। हाँ, थोड़ा ऊँचे बोले ना। तो ये जनाबली कंचनपुर से हैं। अगर जनाबली कोई भी आदमी कंचनपुर से देख रहा है और अगर इनको जानता है तो जनाबली उनको वेलकम हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे, आप कितना टाइम आपको लग गया जब आपने रोमानिया का अप्लाई किया नेपाल से? तो मैं अप्लाई किया तो करीबन अभी तो 2 वर्ष लगा है। 2 वर्ष के बाद में मैं फ्लाइट होके रोमानिया पुगा हूँ। 1 वर्ष में 2 साल हो लेटर गए। आया, ऑफर लेटर के बाद में कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो बीच में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट के बाद में फिर मैंने रीअप्लाई किया रोमानिया के लिए। ओके। तो रोमानिया रीअप्लाई किया तो 2 महीने के बाद में वर्क परमिट निकल गया। अच्छा, 2 बाद महीने में फिर डॉक्यूमेंट आगे बढ़ते गया, फिर भी 18 महीना लग गया था। जब पुगने टाइम में मेरा, यानी आपको यहाँ पहुँचने तक कितना महीने लग गए हैं? बस यहाँ पहुँचने 2 वर्ष लग गया। अच्छा, 2 वर्ष या इनको लग गए हैं। तो आपको यानी जो नेपाल से आदमी आ रहे हैं उनको रेगुलर जो नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है आजकल? आजकल वही 9 महीना से लेके 1 वर्ष लग रहा है। अच्छा, 9 महीने से 1 साल इनको लग रहा है तकरीबन नेपाल से आते हुए यहाँ पे रोमानिया में। तो आप एम्बेसी फेस करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? रोमानिया में? रोमानिया की एम्बेसी तो नेपाल में है ही नहीं, तो आप कहाँ पे जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। अच्छा जी, ये जनाब दिल्ली जाते हैं इंडिया में, और वहाँ से एम्बेसी फेस करते हैं। तो फ़िलहाल इनकी जो ना रोमानिया की एम्बेसी नेपाल में नहीं है, तो जो इनका एजेंट है वो इनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली से लेता है। अच्छा, तो आप किस एजेंसी के थ्रू आए हैं? मैं आया हूँ अपने कंचनपुर की महेंद्र नगर मार्केट है, बिग एजुकेशन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, बिग एजुकेशन कंचन, हाँ, बिग एजुकेशन कंस्ट्रक्शन जो है ना, इनकी एजेंसी का नाम है। तो अगर कोई भाई वहाँ पे जाना चाहे तो वो जनाब जा सकता है। एजेंसी अच्छी है या नहीं है? एजेंसी ठीक है। एजेंसी ठीक है। तो जनाब आप कोई भी जाना चाहे, वो कंचनपुर में वो एजेंसी है, आप बिग एजुकेशन इनका नाम है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो जनाब आपका तकरीबन 2 साल लग गया। तो कितना पैसा लगा टोटल आपको यहाँ पे? पैसा लग गया 9.5 लाख रुपए। 9.5 लाख। को इतना एडवांस दिया? एडवांस वो लोकल एरिया था, अब बीच में 50,000 दिया एक बार, फिर 2 लाख, बाद में फाइनल सभी पैसे दिया। अच्छा जी, ना भाई कुछ किस्तों में दिए, कुल 50,000 ऐसा, 1 लाख ऐसा करके देते रहे हैं पैसे। तो जब वीज़ा डन हुआ उसके बाद सारे 9.5 लाख रुपया नेपाल से रोमानिया 2025 के एंड पे ये स्टार्टिंग नहीं है, ये एंड के महीने चल रहे हैं, तकरीबन नवंबर दिसंबर चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये इतना रेट हो चुका है। अभी दिसंबर के बाद वो 2026 में रेट ज़्यादा हो जाएगा ऑफिशियली, क्योंकि यह शेंजन में आ चुके हैं, तो रेट भी ज़्यादा होंगे। अच्छा दोस्त, आप ये बताएं कि जब आप यहाँ पे पहुँचे हैं रोमानिया में, हाँ जी, तो आपको ना कि आप किस काम में गए हैं, आपने पहला काम क्या किया है? मैं फर्स्ट जब लैंडिंग हुआ रोमानिया, तो मुझे यहाँ के बुस्टेनी कहने वाली जगह पे पोर्क फैक्ट्री में लगाया था। अच्छा, पोर्क फैक्ट्री में? हाँ जी। हाँ, वहाँ तो मैं फिर करीबन 40
दिन काम किया। बाद में वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ ठीक नहीं लगा। बाद में हम यहाँ के बॉस को फ़ोन किया तो बॉस ने बोला ठीक है मैं तुमको रिसीव कर लूँगा, दूसरी जगह काम लगाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल हमको फैन कुरियर कहने वाले कंपनी में अच्छा, लगाया है। फ़िलहाल ये अभी फैन कुरियर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये पहले गोश्त की कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनको वहाँ पे काम अच्छा नहीं लगा। ये इनको छोड़ छाड़ के 1 महीने के अंदर ही जनाब अली कंपनी में वापस आ गए। तो फिर कंपनी ने इनको हमारे पास हमारी कंपनी में भेज दिया। अभी वे फ़िलहाल हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप जिस अभी हमारे पास अभी काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में, तो मेरी तो नहीं है वैसे, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो कितने आपको यानी सैलरी मिलती है? सैलरी यहाँ 2500 दे रहा है। 2500। ये मुझे पहले उन्होंने बताया मेरी 2500 रुपये सैलरी लगी है। तो आपको क्या अच्छा लगा ये सैलरी ठीक है या सैलरी नहीं? ठीक नहीं है। जो पैसे हम नेपाल में दिए हैं वहाँ को उन्होंने कितनी सैलरी बोली है उनको? उन्होंने 3700 बोला, खाने बैठने और सारी फैसिलिटी होगी कंपनी की तरफ से। 3700 मिलेगा। तो अभी आपको कितना मिल रहा है? यहाँ 2500 अभी 2500। देखें जनाब, ऐसा एजेंसी ऐसा करती हैं, बोलती कुछ हैं और करती कुछ हैं। तो इसलिए लिहाजा जो भी आदमी जाए एजेंसियों में, पहले उनके साथ पक्की बात करे। ये कच्चों वाला काम ना करे, बच्चों वाला काम ना करें। तो आप पहले उनसे बात करें कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलें, बहरहाल ये बात मैं बोलूँगा ठीक ही है। वैसे एजेंसी वाले वहाँ 3700 बोला, वो बात उनकी हकीकत है। डायरेक्ट कंपनी होता तो 3700 भी मिलता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट कंपनी वाले ये जो सप्लाई वाली आए हैं, कंपनी है जी ना। उनको 3700 प्लस उनको बोनस भी मिलता है। उन लोग 4000 तक पूछते हैं, लेकिन हमें सप्लाई में के कारण से हमको 2500 दे रहा है। अच्छा। यही एक दुख की बात है। लेकिन जितने लोग वहाँ से आने के तैयारी में हैं, अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से बूझ लें। डायरेक्ट है कि सप्लाई है, सप्लाई में हो तो थोड़ा पैसे भी कम करके आओ। सप्लाई वाले भाई, सप्लाई वाला काम में जो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत जल्दालत होती है। एक दिन कहाँ पे, एक दिन कहाँ पे। कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है 2 से 4 से 6 महीने का ऐसा करके। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, आदमी वो कंपनी में वापस भेज देती है, उनको आदमी नहीं चाहिए। फिर जो अब आपकी कंपनी किसी और जगह भेजेगी, बिल्कुल जलालत है। जो सप्लाई वाली कंपनी है उससे बिल्कुल गुरेज करें, आने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने और वेट कर लें, किसी अच्छी सी कंपनी में उनको एजेंटों को बोलें किसी अच्छी सी कंपनी में वर्क पर निकालने के लिए। तो आपको जब आपने इंटरव्यू दिया दिल्ली में, तो उसके जनाब लिए उन्होंने क्या आपसे पूछा? इंटरव्यू में खास ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है। वो जो फैक्ट्री के बारे में वर्क परमिट में जो आता है, जो क्वेश्चन उसी में है, उसके जगह के नाम में, कौन सी जगह, उनका बॉस का नाम क्या है, किस जगह में रहोगे, और फैमिली के बारे में पूछते हैं। और पिछला आपने नेपाल में क्या काम करते थे वो पूछते हैं। अच्छा, इतना ही पूछता, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको जनाबली जो आप कितने आदमी थे जब आपने अप्लाई किया तो इंटरव्यू देने के लिए गए थे? अप्लाई तो बहुत लोग किए थे, लेकिन डेट फ़र्क आया था। डेट से मेरे साथ 3 लोगों को आया था एक ही कंपनी से, मेरे बिग एजुकेशन से। अच्छा, बिग एजुकेशन से 3 आदमी को। कितने आदमी का वीज़ा लगा? तो जितने लोग का वर्क परमिट गिरा था तो सभी का वीज़ा लग गया। अच्छा, सभी का वीज़ा लग गया। ये देख लें जनाब, जिसका वर्क परमिट आया सबका वीज़ा लग गया। तो ये भाई हकीकत बात है। 99% जनाब वीज़ा लग रहे हैं नेपाल लोगों के। वो दुबई से हो, चाहे सऊदीया से हो, चाहे कतर से हो, चाहे ओमान से हो, चाहे यानी इधर से दिल्ली से हो। यानी दिल्ली में इंटरव्यू देते हैं ना, तो दिल्ली समझ लें यहाँ पे यार नेपालियों का भाई बहुत क्रेज़ है। यहाँ पे बहुत हाई डिमांड जो है ना वो नेपालियों की है। क्योंकि बाकी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये यहाँ पे बिल्कुल रुकते नहीं हैं। अभी ये देख लें कि ये जो नेपाली तकरीबन कितने नेपाली हो चुके हैं रोमानिया में, कोई अंदाज़ा है आपको? अंदाज़ा मैं पिछले 2 महीने पहले न्यूज़ सुना था यहाँ के रोमानिया के बारे में। करीबन 22-25 हज़ार लोग नेपाली हो गए हैं, और करीब आने वाले बहुत हैं। अच्छा, 25,000। 2026 में लगभग 30-35 हज़ार लोग पहुँच जाएंगे। और देख लीजिए जरा 30-35 हज़ार आदमी तक पहुँच जाएंगे 2026 तक। इतने आदमी यहाँ पे नेपाली हो चुके हैं। इनमें से आपको पाकिस्तानी देखने को भी नहीं मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे। तो इतने यहाँ पे नेपाली लड़कियाँ पाकिस्तानी लड़के नहीं काम करते जितनी यहाँ पे नेपाली लड़कियाँ काम करती हैं। तो जिधर भी देखो लड़की नज़र आ रही है नेपाल की। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे जनाब अली। आपको पहले नंबर पे आप ये बताएं, आपको ये मौसम कैसा लगा और क्या बताना चाहेंगे अगर आपको सर्दी तरह से आगे? नेपाल की तुलना में मौसम बहुत अच्छा है। ठंडी है, गर्मी नहीं है, लेकिन ठंडी सर्दी में मोटा कपड़ा लगाना पड़ता है। वैसे तो कुछ आराम है बहुत। मौसम के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ के लोग भी बढ़िया हैं, हेल्प करते हैं।
तो अभी जो आदमी नए आ रहे हैं उनको वो क्या चीज़ लेके आए जो नए लोग जो आने वाले हैं वहाँ से अपने गर्म कपड़ा लेके आए और जो काम करने के लिए अपना घर का पुराना कपड़ा भी लेके आए, लेकिन नए नए कपड़े तो उतना काम भी नहीं है, काम करने आए हैं तो काम ही करना पड़ेगा यहाँ। जी जी। हाँ, और अपने खाने पकाने के लिए राइस कुकर वगैरह, प्लेट, थाल लेके आना जी पड़ता है। भाई, और यहाँ पे मसाला वगैरह लेके आना, मिसाले वगैरह सब लेके आए। यहाँ पे महंगे हैं बहुत और यहाँ पे मिलती भी नहीं है। इससे अच्छा है आप अपने मिसाले, बर्तन जो भी है आप अपना सामान पूरा लेके आएँ, क्योंकि नेपाली ज़्यादातर यहाँ पे टिकते हैं। तो चलें, बहरहाल बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिल के। एकदम। तो ये आपका नाम? मेरा नाम केदार राणा। केदार राणा साहब यहाँ जनाब, ये 3 आदमी आए हैं, तीनों राणे हैं। तो जनाब अली ये कंचनपुर से नेपाल। तो हमारी कंपनी में अभी ज़्यादातर नेपाली हो चुके हैं। अभी दो तीन आदमी हम तकरीबन पाकिस्तानी हैं और कुछ नेपाली हैं और कुछ बांग्लादेश, श्रीलंका भी हैं, तो बाकी ज़्यादातर नेपाली हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? ठीक है, अब आपसे पहली बार तो मुलाकात हुई, जी तो जी। बात रखने मिला, ये आप बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी भी लगी। और जो आने वाले दोस्त हैं नेपाली लोग, उनको रोमानिया में वेलकम है। वही है, अब सप्लाई और डायरेक्ट कंपनी के बारे में एजेंसी से थोड़ा तो सप्लाई और जो डायरेक्ट कंपनी उसके बारे में भाई आप डायरेक्ट है तो जाएं, वही अभी आप जाएं अपने एजेंटों के पास और उनसे पूछें भाई हमारी सप्लाई कंपनी है या डायरेक्ट कंपनी है, जो भी आपको पता चल जाएगा आपका उसके बारे में, वर्क परमिट के। जो आपका वर्क परमिट हुआ वही आपकी कंपनी होगी। तो बहरहाल कंपनी अच्छी में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदमी की जलालत भी बहुत है और खुशियाँ भी बहुत हैं और गमी भी बहुत है। तो लिहाजा आप अपने कुछ नेपाली लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहें? एकदम ठीक है, एकदमै ठीक। म उहाँसँग कुरा गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र केही आउने साथीहरूलाई पनि जानकारी पनि हुन्छ। आउने साथीहरूले आउने बेला चाहिँ एप्लाई त गर्नुभयो, तर डाइरेक्ट कंपनी हो कि सप्लाई कंपनी हो? डाइरेक्ट कंपनी छ भने तपाईँहरूको सुविधा चाहिँ भने जस्तै हुन्छ। वर्क परमिटमा पनि लेखेको हुन्छ र कन्ट्याक्ट पेपर हुन्छ, एउटा कन्ट्याक्ट पेपर पनि पठाउँछ, त्यसमा चाहिँ सेलेरी सहित लेखेको हुन्छ। र सप्लाईमा पेपर चाहिँ डाइरेक्ट र सप्लाईमा एउटै हुन्छ, तर तपाईँ कंपनीमा चाहिँ एकदमै इन्क्वायरी गर्नुहोस् डाइरेक्ट हो कि इनडाइरेक्ट हो। डाइरेक्ट छ भने तपाईको सुविधा डाइरेक्ट कंपनी में वो सबसे अच्छा सप्लाईमा पर्छ। सप्लाईमा चाहिँ पैसा चाहिँ बोसले खान्छ, हामी बेचे जस्तै हुन्छौँ र बोसले पनि हाम्रो भनेको टाइममा कुरा सुन्दैन, उनीहरूको अन्डरमा बस्नुपर्छ। अब काम त गर्छ उसले, वर्क परमिट टिआरसी बनाइदिन्छ, तर लेट गर्छ, ढिलो गरिदिन्छ। तो रिलिज पेपर पनि अलि ढिलै दिन्छ, त्यो कारणले उनीहरूको अन्डरमा हामी बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। त्यति फ्रिली हुँदैन। डाइरेक्ट कम्पनीवाला चाहिँ साथीहरू धेरै फ्रिली हुन्छन्, तिनलाई बस्न खाना एकदमै राम्रो सुविधा दिया हुन्छ र सप्लाईमा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ बुझेर आउनु होला, यति म भन्दै अहिले नमस्ते। ठीक है जी, ओके भाईजान। ये थी हमारे राणा साहब और ये जो नेपाल से आए हैं हमारी कंपनी में। तो चलें, ठीक हो गए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी मैसेज हो तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। तो चलें, ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।